हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स की आज के इस लेक्चर में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको जो है एग्जाम में अगर मिल जाए इस टाइप के क्वेश्चन, और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आते भी हैं, तो इसको ज़रूर कर लीजिए और सीख लीजिए कैसे इसको करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर में पूछा गया है, तो इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है और जहां जरूरत पड़े वहां आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो हमारा है 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हमको जो है निकालना है। यहां तरंग स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है वो भी हमको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन सबके लिए सेम है, चाहे वो हिंदी में करे या फिर इंग्लिश में करे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसमें ये पूछा है कि आवृत्ति निकालना है। तो सबसे पहला आवृत्ति के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, तो अब देखो सी का वैल्यू हमें पता है, क्योंकि जो सी होता है वो प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल क्या होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की जो चाल है वो ये होता है। अब जो है यहाँ पर आवृत्ति हमें निकालनी है। लैम्डा हमारे पास दिया हुआ है, लैम्डा हमारे पास 30,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम को आपको पता है कि मीटर में परिवर्तित करनी है, और मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं। तो 30 गुणा जो है यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा, देखो 30 गुणा जो है 30,000 है ना, 30,000 गुणा 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। तो 30,000 गुणा 10⁻−10 ये अब मीटर में परिवर्तित हो गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं। तो c अपॉन लैम्डा, तो c का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ रहा है। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर लो। देखो 3 गुणा यहाँ पर 10⁻, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और 10⁻−10 ऑलरेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 3 से तो 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, और 10⁸ तो ऊपर हमारा ऑलरेडी बच रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा नीचे जो बच रहा है वो 10⁻, यहाँ पर बच रहा है आपका -6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁸ गुणा 10⁻ जो हो जाएगा 6, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा। और आवृत्ति है, आपको पता है आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इन आसान क्वेश्चन को देखो कितना इजी वे में सॉल्व हो गया है। और इसमें आपको करना क्या था, बस आपको सिर्फ आवृत्ति के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत थी जो आपको इसमें लगानी थी। ठीक है, होप कि समझ में आ गया है और ये सारी चीजें आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है 6,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक प्रकाश जो है वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रहा है। माध्यम में इसका वेग और आवृत्ति हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भी, हमें क्या करना है वेग और आवृत्ति निकालना है। तो देखो प्रकाश, माध्यम में प्रकाश का वेग, एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में प्रकाश का जो वेग है उसके लिए एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। वेग के लिए जो v बराबर होता है c अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है लैम्डा नहीं है, यहाँ पर जो है आपके n होंगे, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर लैम्डा नहीं है, यहाँ पर जो है c अपॉन n होता है। ठीक है, अब वर्तनांक हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हम प्रकाश वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमारे पास माध्यम प्रकाश का वेग के लिए फॉर्मूला हो गया। अब देखो
हमें वेग निकालने हैं। वेग निकालने तो c का मान देखो वही है, हमेशा के लिए सेम ही रहता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और जो n है, n का मान हमारे पास दे रखा है और वो क्या है 1.5 दे रखा है। तो देखो यहाँ से हम पॉइंट को हटा करेंगे। देखो कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कैसे करना चाह रहे हैं। आप अगर चाहो तो जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ, आपको सही लगे तो आप ये तरीका यूज कर लेना। देखो पॉइंट है, हम अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, गुणा कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट लाएंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, 30 गुणा 10 की घात 8 बट्टे, और पॉइंट हमने हटा दिया था तो 15 हो गया, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, तो 2 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगा। और चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं, और वेग का मात्रक आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड होता है, तो सबसे पहला आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया। एंड दूसरा हमारे से पूछा गया था, हमें आवृत्ति निकालनी थी। तो आवृत्ति निकालने के लिए आपको पता है आवृत्ति बराबर क्या होता है, ठीक है, माध्यम में आवृत्ति भी हमें निकालनी है। अब आवृत्ति क्योंकि अपरिवर्तित रहता है तो आवृत्ति हम यहां पर निकाल देते हैं, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति के लिए एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वही फॉर्मूला है जो हमने इससे पहले करा था। न्यू इज इक्वल टू जो है होता है c बाई लैम्डा। अब चूंकि लैम्डा का वैल्यू यहाँ दे रखा है और c का मान वही है 3 गुणा 10 की घात 8, और लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को हम डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। अब मीटर में परिवर्तित कर देंगे तो 10 की घात माइनस 10 मीटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 3 गुणा 10 की घात 8 में कर देता हूं, और बट्टे में देखो 6 गुणा मैं लिख सकता हूं 10 की घात, देखो यहाँ पर ये 10 की घात 3 हो जाएगा, 3 जीरो 10 की घात 3, और यहाँ पर तो 7 हो जाएगा माइनस का 10 की घात। ठीक है, अब ना एक चीज और कर लो, एक जीरो ऊपर से और ले लो, तो न्यू जो हो जाएगा वो हमारा 3 और एक जीरो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर 10 की घात क्या कर देते हैं हम 7 कर देते हैं, और नीचे वाला 10 की घात 7 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 10 की घात 7 हो जाएगा, और बट्टे में हमारे पास जो बच रहा है वो 6, तो 6 पंजे हो जाएगा 30। तो जो न्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 14, है ना, 14। और आवृत्ति है तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हमारा हर्ट्ज होता है। तो ये हमारा दोनों ही, इसमें दो चीजें पूछा गया था, एक तो हमसे पूछा गया था वेग, और एक हमसे निकालने थे आवृत्ति। तो वेग भी हमने निकाल दिया है। ठीक है, ये हमारा वेग आ गया था, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, इसका आवृत्ति निकाल दिया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है किसी पारदर्शी माध्यम में हमको ये बताने हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण आपको दिया हुआ है IP, तथा उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो v है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो IP का मान c और v के पदों में हमें क्या करना है, निकालना है। अब चूंकि बूस्टर का नियम आपने आई थिंक पढ़ा होगा, चूंकि यहाँ पर हमें लिखना है किसका नियम, बूस्टर नियम। ठीक है, ब्रूस्टर नियम। तो ब्रूस्टर नियम जब हम पढ़ेंगे, बूस्टर के नियम अनुसार, बूस्टर के नियम अनुसार क्या होता है, 10 IP, ये IP इस प्रकार से हम लिखेंगे, IP बराबर जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। और म्यू जो क्या होता है ना, ये हमारा अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक होता है। अब देखो ये जो म्यू है, चूंकि म्यू बराबर होता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बट्टे वेग, है ना। अभी इससे पहले हमने कहा था एक फार्मूला, ये सेम वही फार्मूला है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो 10 IP आ रहा है, IP आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C अपॉन ये लिख सकते हैं हम भी। ठीक है, अब देखो IP हमें निकालना, इसके पदों में कहा था, तो हम यहाँ पर सिंपली 10 इनवर्स C बट्टा P, अब ये कर देंगे, बस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ऐसे भी लिख करके आ सकते हो। ठीक है, तो यही चीज हमसे पूछा गया था कि C हो तो IP C और V के पदों में लिखना है, तो IP C और V के पदों में हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम इस पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आपको क्या करना है, एक परावर्ती दूरदर्शी का जो है नामांकित
किरण नामांकित किरण आरेख बनाना है। तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको डायग्राम भी बनाने पड़ सकते हैं। तो देखो एक वही क्वेश्चन है जो आ गया आपके सामने, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं और उसी अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम में भी करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पर जो है एक मिरर हम यहां पर लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे जिसको हम नाम देंगे M1। क्या है M1, इस प्रकार से आप बनाएंगे। फिर क्या होगा, ये M1 है जो कि एक इस प्रकार की ये जो एक नली है ना, इस नली से जो है ये क्या है जुड़ा हुआ रहेगा। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जुड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर इसके सामने जो है क्या है, एक वस्तु है और इस वस्तु की जो हम यहाँ पर नाम देंगे वो हम देंगे A B देंगे हम नाम। क्लियर है, A B हम इसका नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण से इस वस्तु से जो है यहाँ पर प्रकाश किरण आती है और यहाँ पर एक M2 दर्पण जो है और लगी हुई होती है, इसको हम M2 नाम देंगे, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरण मुड़ करके यहाँ पर आंखों में चला जाता है ना, इस प्रकार से। और यहाँ से जो किरण, ये वाली जो किरण आई वो हमारा इस प्रकार से, देखो ये वाली जो किरण आई वो यहाँ से दर्पण से टकरा करके यहाँ पहुंची, ठीक। और ये वाली जो किरण आई वो यहाँ से टकरा करके इस प्रकार से वापस आई है। देखो ये वाले ऐसे टकरा के ऐसे वापस आई है, समझ आया। और ये इस प्रकार से यहाँ से यहाँ पर आ गया ये, क्लियर है, यहाँ पर आ गया ये। और ये वाली जो किरण है वो ऐसे टकरा करके यहाँ पर आकर मिला है। तो इसकी जो हमारे वस्तु की जो हमारे प्रतिबिंब बनेगा वो देखो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो A डैश और यहाँ पर हम लिखेंगे B डैश, क्लियर। और उसके लिए जो मेन जो हमारी बनेगी वो हमारा A डबल डैश और B डबल डैश बनेगी, जिसको छोटा करके आंखों में जो है हमें इस प्रकार से दिख जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा जो है परावर्ती दूरदर्शी है जिसका हमने जो है नामांकित चित्र आरेख जो है बना दिया है। तो इतना ही काम आपको करना है और इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। चित्र आपको दिख ही रहा है, इस प्रकार से आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें जो है अब देखो इसमें ये पूछा गया है कि 4 अर्ध आयु के पश्चात जो है हमें क्या बतानी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, रेडियो धर्मी 6 नियम अनुसार चूंकि हम जानते हैं कि जो n होता है वो प्रारंभिक 6 n0 और 1/2, क्योंकि अर्धायु के हिसाब से निकालते हैं, बट्टा n जो है हमारा वो टाइम पीरियड होता है। ये फॉर्मूला आपने आई थिंक पढ़ लिया है, ठीक है। n जो है अर्धायु की अवधि है, क्योंकि n का मान दे रखा है। n बराबर अगर 4 है, कितना 4 अर्धायु का है, तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, n0 1/2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो n बराबर n0 और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16 हो जाएगा। अब चूंकि 1/16 है तो n0 अर्धायु का कितना प्रतिशत 6 रह जाएगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1/16 है उसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। और 100 से जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा लगभग 6.25% हमारे पास अवशेष बाकी रह जाएगा। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था और इसके लिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं ये भी तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसा है और नंबर हमें कितने मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें जो है उस हिसाब से हमें नंबर मिल रहे हैं 2 नंबर। तो देखो बहुत मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि नंबर ज़्यादा है, क्वेश्चन आसान है, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है इन्होंने कि एलईडी क्या है और एलईडी के कम शक्ति पारंपरिक तापदीप्त लैंपों की तुलना में 2 लाभ भी हमें बताना है। तो आपको पता है एलईडी हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ एक अर्धचालक युक्ति होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो कम ऊर्जा खपत होती है और यहाँ साधारण तापदीप्त लैंप की तुलना में 80 से 90% कम ऊर्जा का खपत होता है। आपको पता ही है पुराने समय में हम 100 वाट का जो है बल्ब यूज करते थे, है ना, 100 वाट का बल्ब यूज करते थे। और 100 वाट का बल्ब आप समझ लीजिए कि अगर पूरा रात भर जला के रखे तो कितना वाट जो है बिजली खपत करता था। लेकिन वही आजकल जो है 10 वाट
है ना, 10 वाट आ गया है, 5 वाट का भी आ गया, जो कि अच्छी खासी रोशनी आपको प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि जो एलईडी है वो किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो कम ऊर्जा जो है खपत होती है, और जो इसकी लाइफ पीरियड है, देखो पहले 100 वाट का जो बल्ब होता था जो गर्मी भी देती थी, है ना, वो बहुत हीट पैदा करती थी, उसकी जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा पानी में भीग जाता है बारिश में तो खराब हो जाती थी। लेकिन इसका जो है ना लंबी आयु होती है, लैंप का जीवन काल साधारण लैंप से अधिक होता है। तो ये भी इसका एक जो है बेनिफिट है। तो 2 लाभ बता रखा था तो हमने 2 बता दिया। तो क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ पेपर में, ठीक है। जो जितना ज़रूरी है उतना ही आपको क्वेश्चन में करके आना है ना, उतना ही आपको क्वेश्चन में क्या करना है, करके आना है, पेपर में आपको उतना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जेनर डायोड की कार्य प्रणाली आपको बताना है। देखो यहाँ पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेगा इसमें, और इन 2 नंबर में आपको डायग्राम की ऐसी जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता, तो सिर्फ इसके कार्य प्रणाली को आपको बताने हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड के कार्य, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का अर्धचालक डायोड होता है जो वोल्टेज नियामक मतलब वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। यहाँ अपसरण पूर्वग्रह यानी कि रिवर्स बायस में संचालित होती है। देखो जेनर डायोड क्या करता है, एक वोल्टेज रेगुलेटर के तरह काम करता है ना, वोल्टेज को कम ज्यादा होने पर जो इसको रेगुलेट करता है ना। उसके बाद जो है क्या है, इसकी नियमित वोल्टेज, जेनर डायोड एक निश्चित वोल्टेज बनाए रखता है, मतलब वोल्टेज जैसे बढ़ता है घटता है, तो उस कंडीशन में हम जेनर डायोड का अगर यूज करते हैं तो वोल्टेज के घटने और बढ़ने से अगर जो क्षय होता है या जो हानियां हो सकती है उसको रोका जा सकता है। उपयोग क्या है, इसे वोल्टेज नियामक सर्किट में उपयोग किया जाता है। तो जो जितने भी आप देखते होंगे कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, मतलब वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए, अगर घर में जैसे नॉर्मली मैं बात करता हूँ 220 वोल्ट समथिंग आता है, तो हमें क्या है, कभी कभी 220 वोल्ट से हो सकता है कि भैया 240 भी हो गया है, तो वहां पर आपके जो घर में अप्लायंसेज लगी हुई है वो उसके लिए तो वो जो है सही नहीं है ना, वो फूक सकता है, वो खराब हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो उसके लिए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम जेनर डायोड का यूज कर देते हैं। वहां पर जब जेनर डायोड यूज करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली बात है कि वोल्टेज का जो रेगुलेटर है मतलब रेगुलर बना हुआ रहेगा, मतलब 220 चाहिए तो 220 ही बना हुआ रहेगा, है ना, सेट भी कर सकते हैं हम। उसके बाद स्पष्टीकरण में आप दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि जब वोल्टेज जेनर डायोड से अधिक हो जाता है तो यहाँ अत्यधिक धारा प्रवाहित करके वोल्टेज को स्थिर कर देता है। तो ये इसका जो है वर्किंग है, तो ये पूरा आप लिख सकते हो, एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बाकी 2 नंबर इसमें आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना, कूलाम का नियम लिखिए तथा इसे वेक्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखो कूलाम का नियम आपको पता होगा, कूलाम के नियम में क्या होता है, कूलाम के नियम में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले कूलाम का नियम मैं यहाँ पर लिख के ही बताऊंगा आपको। कूलाम का जो नियम है वो होता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, सबसे पहला कूलाम का नियम, ठीक है ना, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, है ना, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, है ना, समानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों, है ना, यहां पर लिख सकते हो, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैं यहाँ पर जो है दो आवेश ले लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज लूंगा और इन पॉइंट चार्ज के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक आवेश तो हमारा ये है और मान के चलिए कि एक आवेश जो है हमारा ये है, यहाँ पर ले लेता हूं मैं। ये एक आवेश हो गया, इसका मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर सकता हूं। एक आवेश ये हो गया और एक आवेश जो है हमारा ये हो गया। अब इन आवेशों का जो है मैं क्या कर देता हूं, नाम दे देता हूं अलग अलग। ठीक है, इस आवेश का जो नाम है मैं इसका जो नाम दे देता हूं वो मैं Q1 दे देता हूं, इसका जो नाम है वो Q2 दे देता हूं और इनके बीच की ना एक डिस्टेंस मैं मेंटेन कर देता हूं और वो डिस्टेंस मैं मान के चलता हूं कि वो R है। ठीक है, तो यही कहा है नियम में कि जो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर समान चार्ज जो है, जो इस पर आवेश है वो समान है, मतलब ये धनात्मक है, ये धनात्मक है तो प्रतिकर्षित करेगा, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षित करेगा, और ये अगर ऋणात्मक है, ये धनात्मक है तो ये आकर्षित करेगा। ठीक है, तो जब ये केस हमारे पास आ रहा है तो जो भी इसके बीच में फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो इनके इसको ऐसे लिखते हैं यहां पर जो है, इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि जो इनके आवेशों के गुणनफल होते हैं उनके समानुपाती होते हैं। दो आवेश हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती। दूसरा क्या था कि जो बल होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब दोनों नियमों को अगर मैं मिला दूं तो यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया, R स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जो है समानुपाती का चिन्ह अगर हटा दूं, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है एक स्लाइड और ऐड करता हूँ और उसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो F हो जाएगा हमारे पास, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q2 R स्क्वायर हो जाएगा और जो F है वो हमारा बल हो जाएगा। Q1 Q2 आपको पता ही आवेश है और R जो है इनके बीच की दूरी है, और K हमारा K हमारा क्या हो जाएगा, समानुपाती स्थिरांक हो जाएगा, अनुपात स्थिरांक। ठीक है, K बराबर समानुपाती, ऐसे लिख लेते हैं, समानुपातिक स्थिरांक, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, स्थिरांक। ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक। अब चूंकि हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप। तो वेक्टर रूप में कुछ ज्यादा है नहीं, मैं आपको बता देता हूं वेक्टर रूप में आपको कैसे लिखना है। वेक्टर में आपको सिर्फ वेक्टर यहां पर ऐड करना है। जो F है, F के ऊपर आपको पता ही है वेक्टर इस प्रकार से लिखते हैं, और जो यहाँ पर K है वो भी सेम रहेगा, और Q देखो अदिश है, जो जो सदिश राशि है उनके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे, R स्क्वायर। और यहाँ पर ना, यहाँ पर एक जो है यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, R जो है क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होता है, जहां पर हम यहाँ पे लिखेंगे जहां R इसको कैप बोलते हैं, R कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। मैं इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर की हमेशा एक दिशा होती है, आपको आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिसकी दिशा जो भी आवेश होंगे, है ना, Q1 Q2 की दिशा की ओर होगा, Q1 Q2 की दिशा में होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कूलाम के नियम को हमें एक्सप्लेन करना है एंड देन हमें ये बताने हैं कि इसका वेक्टर रूप क्या है, तो वेक्टर रूप हमने ये बता दिया है। बहुत सिंपल था, है ना, आसान लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अपना एक फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आगे पूरा सीरीज लेकर के आएंगे और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए उसके लिए हम पूरी आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो हमने 8 क्वेश्चन डिस्कशन किया इसको आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को इस प्रकार से फिजिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के बताएं कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आने वाले हैं। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।